इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। पिछले कुछ समय से हमने स्वाध्याय के साथ साथ सूत्र पाठन भी प्रारंभ किया था, क्योंकि मुनिश्री कहते हैं कि सूत्रों को कंठस्थ करने से हमारे ज्ञान का क्षय उपशम और विशुद्धि दोनों बढ़ते हैं। इसीलिए हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए। अब अरहम गुरुकुलम आपके लिए लेकर आया है तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी की अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा। इसमें आपको दिनांक 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सूत्रों को कंठस्थ करके शुद्ध उच्चारण के साथ गूगल मीट पर सुनाना है। आसान है ना? और 11 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम तत्वात् सूत्र स्वाध्याय चांदी के सिक्के। ये अनूठे पुरस्कार आप सिर्फ सूत्रों को याद करके ही प्राप्त कर सकेंगे। तो इंतजार किसका है? तुरंत ही QR कोड स्कैन करके रजिस्टर कीजिए या विजिट कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ पर। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय को कंठस्थ करना शुरू नहीं किया तो आज से ही शुरू कीजिए और अपने परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों और मित्रों को ये परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें। आज हम अध्याय 1 के सूत्रों का पाठन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च
द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रिएकैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणा मुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। तो चलिए कल की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 24 और 25 में हमने जाना जम्बू द्वीप के क्षेत्रों के विस्तार यानी चौड़ाई के बारे में। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। भरत क्षेत्र से लेकर इन पर्वतों का और क्षेत्रों का विस्तार विदेश क्षेत्र तक दूना हो जाता है। भरत क्षेत्र से दूना हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत से दूना हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से दूना महाहिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत से दूना हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र से दूना निषद पर्वत, निषद पर्वत से दूना विदेश क्षेत्र। इस तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से अगले क्षेत्र का विस्तार 4 गुना हो जाएगा। भरत क्षेत्र का 4 गुना हेमवत, उसका 4 गुना हरि, उसका 4 गुना विदेश क्षेत्र। इसी तरह से पर्वत से अगले पर्वत का विस्तार 4 गुना होगा। हिमवन से 4 गुना महाहिमवन, महाहिमवन से 4 गुना निषद। वहां रहने वाले कमल आदि की संख्या तो समान ही है, लेकिन विस्तार दूना होता है। सूत्र 26 के अनुसार विदेश क्षेत्र के नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर की व्यवस्था एक जैसी है। भरत से विदेश तक जैसा बढ़ता हुआ है, वैसे ही विदेश से ऐरावत तक घटते हुए क्रम होते हैं। भरत और ऐरावत, हेमवत और हिरण्यवत, हरि और रम्य क्षेत्र का विस्तार समान है। इसी तरह पर्वतों में हिमवन और शिखरी पर्वत, महाहिमवन
और रुक्मी पर्वत, निषद और नील पर्वत का विस्तार समान है। सूत्र 27 में हमने भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र के परिवर्तन को जाना। यहाँ उत्सर्पणी और अपसर्पणी में 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पणी काल में वृद्धि और अपसर्पणी काल में ह्रास होता है। यहाँ वृद्धि और ह्रास से भरत और ऐरावत क्षेत्र का वृद्धि ह्रास भी समझ सकते हैं और वहाँ रहने वाले मनुष्य आदि का भी, परंतु आचार्यों ने मुख्य रूप से क्षेत्र का वृद्धि ह्रास न लेकर मनुष्य, तिर्यंच आदि का ही वृद्धि ह्रास लिया है, क्योंकि क्षेत्र का विस्तार तो उतना ही रहेगा। मुनिश्री ने समझाया कि पृथ्वी पर 2 तरह के भाग होते हैं, भूभाग मतलब भूखंड जहाँ हम रहते हैं, और जलीय भाग जहाँ पर समुद्र, नदियाँ इत्यादि होती हैं। तो हम मान सकते हैं कि काल चक्र के परिवर्तन से क्षेत्र में वृद्धि ह्रास का अर्थ भूभाग का वृद्धि ह्रास होता है, यानी भूभाग बढ़ना, जलीय क्षेत्र घटना, या भूभाग घटना, जलीय क्षेत्र बढ़ना। चौथे काल में बड़े बड़े मनुष्य होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत होती है। जैसे चक्रवर्ती आदि की ऊंचाई 500 धनुष होती है और उनके 60,000 पुत्र, 96,000 रानियां और अपार सेना होती है। वे सभी इसी क्षेत्र में रहते थे, तो हमें मानना पड़ेगा कि क्षेत्र की भी हानि हुई है। मुनिश्री के चिंतन के अनुसार भूभाग आज समुद्रों से बाधित हुआ है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि सब बाद में बने हैं। चीन, अमेरिका या रूस जैसे विदेशों की साइड के जलीय तत्व से बहुत सा भूखंड अवरुद्ध हुआ है। समेत शिखर, अयोध्या आदि तो आज हमें सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में ही मिलते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समुद्र वगैरह जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे अटलांटिक सागर हो, तो ये सब ज्यों के त्यों चतुर्थ काल में थे ऐसा नहीं कह सकते। ये सब जो है बाद में बने हैं और इन्होंने ही जो है उस क्षेत्र को कम कर दिया। ये मेरा अपना सोचना है ना। तो इस तरह के कारण से ही जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़ा भूभाग है वो आज हमारे पास में थोड़ा सा रह गया है। बहुत कुछ तो ये जलीय क्षेत्रों के कारण से अवरुद्ध हुआ और बहुत सारा भूभाग जो आज हमारे पास में होता वो उन जो विदेशी देश हैं जैसे कि चीन है या अमेरिका है या रूस है, उनके भी और उसी और उन्हीं की साइड में और भी जो जलीय तत्व है उसने भी उनके उस भूभाग को रोक रखा, जिसके कारण से वो भी अपनी गति आगे नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत सा भूखंड है जो अवरुद्ध हुआ है। ये कौन बताएगा? ये तो कोई अच्छा खासा कोई जियोग्राफी पढ़ा हुआ हो, साइंस पढ़ा हुआ हो, वही बता पाएगा। ये अपने लिए एक सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि इतना बड़ा भूभाग में तो कभी भी भरत चक्रवर्ती आदि कोई नहीं रह सकते, है ना। आप सम्मेद शिखर को देख लो तो कोई भी तीर्थंकर किसी एक टोंक पर बैठ जाएंगे, पूरा सम्मेद शिखर गिर जाएगा। समझ आ रहा ना। तो ये तो अपने मन से एक बहुत छोटी सी व्यवस्था अपने को देखने को मिल रही है जो आज अपने लिए एक प्रतीकात्मक ही रह गई है। अयोध्या हो चाहे सम्मेद शिखर हो, कोई भी चीजें हो, अपने लिए सब चीजें प्रतीकात्मक ही रह गई हैं, छोटी छोटी सी रह गई हैं। और वो अपने लिए इसलिए भी है क्योंकि वो धीरे धीरे हर चीज का ह्रास होता है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र का विस्तार तो उतना ही है, लेकिन उसमें भूखंड का ह्रास मानना चाहिए, है ना। ये मेरा अपना चिंतन है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आपसे कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है,
लेकिन मैं अपना चिंतन बता रहा हूं आपको कि भूखंड का ह्रास हुआ है, तभी इस तरह से हमारे पास में आज थोड़ी सी भूमि है। पॉपुलेशन थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है, अब 1-1.5 कितने से लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, इतने है ना, 130 करोड़, हाँ 130, और पूरे विश्व की मिला लो तो 7-8 अरब, कितनी सी पॉपुलेशन है। अब ये जो है 100-150 करोड़ आदमी, और इसको भी इतना तमाशा बना रखा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे महाविस्फोट हो रहा है, समझ रहा ना, पॉपुलेशन का बड़ा विस्फोट हो रहा है। अरे भाई क्या होता है, 100-200 करोड़ आदमी के मायने रखते हैं। ये तो पहले भी इससे ज्यादा रहा करते थे, जहां पर लाखों लाखों लोग रोजाना मरा करते थे, युद्ध हुआ करते थे, तो कितनी करोड़ों की जनता होगी, जब लाखों आदमी मरेगा तब महीनों महीनों युद्ध चलते हैं। हाँ तो और आज तो हम बड़ी छोटी छोटी सी अफगाना के साथ में हैं। अगर तुम चक्रवर्ती का जो कटक होता है, उसकी जो सेना होती है, उसका विस्तार पढ़ लोगे ना, चक्कर खा के गिर जाओगे। 12 योजन में फैला हुआ वह चक्रवर्ती का जो कटक होता है, विस्तार समझो क्या होता है, उसमें कितनी सेना रहती होगी। मतलब कि अगर हम आज के लोगों की तुलना उस समय के लोगों से करें तो हम ये देख सकते हैं कि उस समय पर लोगों की संख्या भी अधिक थी और लोगों की हाइट भी अधिक थी। तो जब संख्या भी अधिक थी, हाइट भी अधिक थी, उनकी अवगाहना अधिक थी, तो उनके लिए जगह भी तो अधिक मिलती होगी। अन्यथा इतने बड़े छोटे छोटे भूखंडों में तो कोई रह ही नहीं सकता, उनके तो पैर ही नहीं समाएंगे इतने बड़े हॉल में। हाँ, और उसमें भी वो 84 खंड के मकान बने। बॉम्बे में भी नहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो नहीं समझ आ रहा, 84 खंड के मकान, मतलब अपने आप में चीजें बड़ी मायने रखती हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि आज हमारे पास में जमीन की जो कमी पड़ रही है, वो जलीय भाग के बढ़ने के कारण से या जलीय भाग से अवरुद्ध होने के कारण से उस भूखंड की कमी हो रही है ना। इसलिए हमें पॉपुलेशन ज्यादा लग रही है। जब पॉपुलेशन कम होगी तो इसका मतलब यही लोगों के लिए आ रहा है, ये रहेगी कहां, अगर ज्यादा हो जाएगी तो रहेगी कहां, इसलिए कम होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। तो आप ये देखें कि ये अवसर्पणी काल है, इसमें सब कुछ घट ही रहा है। तो इसमें घटते हुए भी आचार्य कहते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से मनुष्यों के लिए भी ये घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी होती रहेगी। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भरत क्षेत्र में हम और आप लोग रहते हैं, उसी भरत क्षेत्र में 5 तो मिलेश खंड है और एक विजयार्ध पर्वत भी है, जहां पर विद्याधर लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये जो लिखा है यहां पर कि 6 कालों से उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से काल का परिवर्तन होता है, ये काल का परिवर्तन पूरे भरत क्षेत्र के लिए नहीं है। सूत्र में भले ही लिखा है भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में तो आर्यखंड भी आता है और म्लेच्छ खंड भी आते हैं। हाँ, तो म्लेच्छ खंड में इस तरह के 6 काल नहीं चलते हैं। विजयार्ध की श्रेणियों पर भी विद्याधरों के लिए भी ये 6 काल नहीं है। ये तो हमें सूत्र की व्याख्या में उसके भीतर के सिद्धांत को जहां और भी आचार्यों ने व्याख्यायित किया है, उसको देख करके मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यह केवल भरत क्षेत्र के आर्यखंड के लिए ही है ये 6 काल। मिलेच्छ खंड में कहां 6 काल होते हैं, वहां तो चतुर्थ काल ही रहता है। विजयार्ध पर्वतों पर भी चतुर्थ काल ही चलता है। वहां पर घटोत्तरी बढ़ोत्तरी तो होगी, लेकिन वो इसी रूप में होगी कि अगर घट रहा है तो वह, जैसे अवसर्पणी काल था, चौथा काल जब प्रारंभ हुआ था, उस समय पर जैसा समय था, है ना, धीरे धीरे घट करके चौथे काल का जैसे अंत हुआ, तो उस टाइप से चौथे काल का जैसे प्रारंभ से जो घटाव हुआ है, उस तरह का ही घटना वहां पर होएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उत्सर्पणी में बढ़ता है, तो जैसे उत्सर्पणी का तीसरा काल पड़ेगा तो उसमें जैसी बढ़ोत्तरी होगी वैसी बढ़ोत्तरी वहां पर अब चल रही होगी। मतलब यहां तो जो है सब घट रहा है, मनुष्यों की आयु घट रही है, मनुष्यों की ऊंचाई घट रही है, उनके सुख घट रहे हैं, वैभव घट रहे हैं,
और वहां सब बढ़ रहा है। कहां पे? विजयार्धों में, क्योंकि चतुर्थ काल तो पूरा हो चुका। तो एक जो है वो आ रहा, एक पूरा हो गया। अब जो है जब वो एक पूरा हो गया चौथे काल के अंत, तो वहां पर तो बढ़ना शुरू हो गया और यहां जो है ये घटना शुरू हो गया, ये घट रहा है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो इससे ये समझना कि यह केवल आर्य खंड के लिए ही ये उत्सर्पणी अपसर्पणी के 6 काल हैं। अब ये 6 काल कौन से होते हैं? तो अवसर्पणी की अपेक्षा से देखें, जिस अवसर्पणी काल में अपन चल रहे हैं, तो जब यहां पर पहला काल होता है तो उसे कहा जाता है सुषमा सुषमा काल, है ना। दूसरा जो काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा काल। तीसरा काल होता है उसको बोलते हैं सुषमा दुष्मा काल। फिर चौथा काल जो आता है उसको बोलते हैं दुष्मा सुषमा काल। पांचवा काल ये चल रहा है जो दुष्मा काल, और छठवां काल आएगा दुष्मा दुष्मा काल, है ना। सा को खा भी बोलने में आता है कहीं कहीं, जो षटकोण वाला सा होता है, इसलिए उसको सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ऐसे 6 कालों में विभाजित किया जाता है। मतलब ये कि यहां पर जब हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं, अभी हम पंचम काल में हैं यहां पर, तो इससे पहले यहां 4 काल व्यतीत हो चुके हैं इसी क्षेत्र पर, इसी भूमि पर, है ना। जब यहां पहला काल था तो यहां पर भोग भूमि थी, और भोग भूमि भी 3 प्रकार की होती है। तो पहले काल था तो यानी उत्कृष्ट भोग भूमि का काल होता है। दूसरा जो होता है मध्यम भोग भूमि का काल होता है। तीसरा जो होता है वो जघन्य भोग भूमि का काल होता है। तो तीनों भोग भूमियां यहां पे हो चुकी। और फिर उसके बाद में चतुर्थ काल आया, और उस काल में जो है सभी प्रकार की कर्म भूमियों का, जो तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, सब चतुर्थ काल में होते हैं। तो ये चतुर्थ काल में ये सब हो गया। अब ये पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल, और इसके बाद में आएगा दुखमा दुखमा काल। तो ये एक अवसर्पणी के 6 काल हो गए। जब ये दुखमा दुखमा पूरा हो जाएगा तो फिर उत्सर्पणी प्रारंभ हो जाएगी। अवसर्पणी माने घटती हुई, उपसर्पणी माने बढ़ती हुई। तो जब ये घटते ऑर्डर में है तो ये उस अवसर्पणी कहला रहा है, और जब यही सब मनुष्यों की फिर आयु, उत्सेद, उनका वैभव इत्यादि सब बढ़ने लगेगा तो वो उत्सर्पणी कहलाएगा। तो उसमें भी 6 काल होंगे। शुरू यहीं से होगा। जब ये 6वां काल दुखमा दुखमा पूरा हो जाएगा तो उस उत्सर्पणी का दुखमा दुखमा काल प्रारंभ होएगा। फिर उसके बाद में दूसरा उसका काल आएगा दुखमा काल। फिर उसके बाद में उसमें काल आएगा दुखमा सुखमा काल। फिर आएगा सुखमा दुखमा, फिर आएगा सुखमा, और फिर अंत में आएगा सुखमा सुखमा। माने पहले उत्सर्पणी में कर्म भूमि का काल चलेगा, बाद में भोग भूमि का काल आएगा। इधर जब हम अवसर्पणी में देखते हैं तो पहले भोग भूमि का काल आता है, फिर कर्म भूमि का काल आता है। तो इस तरह से ये 6 आरे हैं, है ना। 6 प्रकार के ये काल का यह एक अपना क्लासिफिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। तो इन्हीं 6 प्रकार के कालों के माध्यम से एक उत्सर्पणी पूरा हो जाता है, एक अवसर्पणी पूरा हो जाता है। और इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी की पूरी अवधि जो है, पूरा जो टाइम इसका है, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बैठता है। कितना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या होता है ये? अब सागर तो आप लोग जान ही चुके हो, है ना। असंख्यात का काल है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया करोड़ से, और करोड़ का गुणा करके उससे 10 से गुणा कर दो, है। और उसमें भी एक सागर का जो काल है उसके साथ में इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। अब इसका भी विभाजन बड़े अच्छे ढंग से किया हुआ है। जो पहला टाइम का जो एरा है, इसमें जो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। पहला काल जो सबसे पहले आएगा, सुषमा सुषमा, जो उत्तम भोग भूमि का काल होता है, वो कितने का? 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना। फिर आएगा दूसरा काल जब मध्यम भोग भूमि का, तो वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। फिर आएगा तीसरा काल जघन्य भोग भूमि का, वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। मतलब 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक जघन्य भोग भूमि रहेगी, इतने काल तक, है ना। मनुष्यों की आयु नहीं है, ये भोग भूमि का काल है। मतलब इतने टाइम तक वहां भोग भूमि ही रहेगी, है ना। तो ये हो गया 4 3 7 2 9। अब जो बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल, इसमें
चतुर्थ काल में पूरा ये हो जाता है। बस पांचवें और छठवां काल जो 21 हजार वर्ष के होते हैं उनको कम कर दो तो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर चतुर्थ काल का टाइम है। पांचवा काल तो 21,000 वर्ष का है ही और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का है ही। सो ये टोटल मिलाकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। जब ये अवसर्पणी हो गया पूरा तो उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हो गया। ये 10 और ये 10 मिलाकर के जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, जब ये एक चक्र पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं कल्प काल। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो एक कल्प काल पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस आर्यखंड के अंदर ये 6 चक्र काल के ये चलते रहते हैं और इसी के माध्यम से यहाँ के मनुष्यों में ऊंचाई इत्यादि की कमती या वृद्धि होती रहती है। तो ये तो आप महसूस भी कर सकते हो कि इससे पहले के जो मनुष्य होते थे उनकी हाइट भी अच्छी हुआ करती थी, है ना, और उनकी आयु भी अधिक हुआ करती थी और उनके पास में भोग वैभव सामग्री भी अधिक हुआ करती थी। आप देख लो थोड़ा सा गहराई से, है ना। आज जैसी मारामारी है वैसी मारामारी पहले नहीं रहा करती थी। हर आदमी के पास में खूब तो सोना, खूब चांदी, खूब धन धान्य सब हुआ करता था। सब घर में भरा पड़ा रहता था, कोई कुछ छीनने झपटने वाला नहीं होता था। हर चीज की कोई कीमत नहीं लगाई जाती थी। नमक, घी, दूध, छाछ ये तो यूं ही फ्री में बांटे जाते थे। समझ आ रहा ना? जहां आज देश में हर चीज बिक रही है वहां यूं ही बांटे जाते थे। इतनी समृद्धि हुआ करती थी और ये सब देखी भी है। जो आपके घर में दादा लोग हैं उनसे पूछ लेना, सब ने देखी भी है कि 2-2 रुपए किलो, 3-3 रुपए किलो का दूध शुरू हुआ था, आज वो 30-30, 60-60 रुपए किलो का दूध हो गया। वो समझ आ रहा ना? जब वो टाइम था, मतलब अपनी भी टाइम पे बता रहा हूं, मतलब 30 रुपए किलो का घी होता था, 3 रुपए किलो का दूध होता था। समझ आ रहा है? हाँ, और आज देखो क्या तमाशा हो रहा है। तो ये तो सब देख ही रहे हो। तो इससे पहले भी जब देखते थे तो लोगों के लिए कभी भी छाछ वगैरह, तो मट्ठा जिसको बोलते हैं, वो तो जहां पर जिन लोगों के यहाँ गाय भैंस रहती है खूब बांटते थे गली मोहल्लों में, बिना किसी के ले जाओ तो उन्हें और अच्छा लगता था। समझ आ रहा ना? आज आदमी को देखने को नहीं मिलती है छाछ। तो जो ये बहुमूल्य चीजें हैं इन्हें आदमी को भोगने के लिए अपना शक्ति बची और ना उसके पास में वो चीजें बची, है ना। आप समझो भले ही कि हम करोड़ों के मालिक हैं, हमारे पास ये है वो है कुछ नहीं है ना। आपके पास ना रखने को कुछ है, ना आपके पास में कुछ जो है मतलब दिखाने को कुछ है। समझ आ रहा ना? पहले आदमी रखता भी खूब था, दिखाता भी खूब था। तो आज तो आप जो है घर से बाहर अगर निकले हो तो एक लरबी पहने हुए हो, वो भी जो है वापस आ जाओ घर पे तो बड़ी बात है। हाँ, तो इतने तो चोरों चक्के हो गए हैं, तो कुछ भी सुख नहीं बचा अब तो। कहने का मतलब यह है कि पहले लोगों के पास में सब कुछ रहता था और आज केवल दिखावा रह गया है, रहता कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति के लिए समझना है कि ये अवसर्पणी जो काल चल रहा है इसमें सब चीजें ऐसे ही घटना है, मारा मारी और बढ़ना है ना। पहले के लोगों के पास में कितना सोना चांदी दबा रखा रहता था, पता ही नहीं पड़ता था। बाहर से आपको बिल्कुल फटे पुराने हाल में दिखाई देते थे और भीतर सब बढ़िया ठोस स्थिति रहती थी, जमी रहती थी, गाय बैल रहते थे, बड़े बड़े घर रहते थे, सब रहता था, है ना। अब तो कुछ नहीं है, सब बेच बाँच करके बस फ्लैट बनाने लगे। एक बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, बस हो गया, उसमें काम चला रहे हैं। तो ऐसे तरीके से रहने वाले इन लोगों के लिए कम से कम ये पढ़ने में आता है तो समझ में आता है कि अपन आज कुछ भी नहीं है, इससे पहले बहुत कुछ अच्छी समृद्धि थी, आज सिर्फ मारा मारी है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो भोग भूमि के जो लोग होते हैं वहां से अगर हम शुरू करें तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भोग भूमि के जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं अपन जानते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भोग भूमि में स्त्री और पुरुष 2 ही लोग होते हैं, उस परिवार के नाम पर कोई चीज नहीं होती है ना। वही 2 स्त्री और पुरुष एक साथ ही जन्म लेते हैं और वही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं तो वही पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। बस इसके अलावा कोई किसी से लेना देना नहीं होता।
भोग भूमि में रहने वाले बस 2 ही युगल जीव होते हैं, और जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मरण भी दोनों का एक साथ होता है। तो किसी को कोई दुख नहीं होता कि पति पहले मर गया तो पत्नी रो रही, कि पत्नी पहले मर गई तो पति रो रहा। समझ आ रहा? क्योंकि रोने का मतलब ही दुख है, तो किसी को रोना तो है ही नहीं है, दुख होना नहीं है ना। तो वहां पर दोनों को एक साथ मरना, और मरने की भी बड़ी अच्छी वहां पर व्यवस्था है कि मरते समय भी कोई कष्ट नहीं होता है कि तड़फ रहे हो कि पड़े हैं। बस पुरुष को तो छींक आएगी और स्त्री को जम्बाई आएगी और आराम से प्राण निकल जाएंगे। समझ आ रहा? शरीर जैसे ही प्राण निकलेंगे बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाएगा। वहां पर कोई अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं है। शरीर होता तो औदारिक ही है, लेकिन फिर भी जैसा शरीर हम लोगों का पसीनेदार रोगी होता है ना, और मलमूत्र से सहित होता है, वैसा वहां पे नहीं होता है। होता तो औदारिक शरीर है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मिलता है, बहुत फैसिलिटी होती है उस शरीर में, है ना। हाँ, खाओ पियो सब। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि काल के कारण हो रहे क्षेत्र राज से आज हमारे लिए अयोध्या, समेत शिखर आदि सिर्फ प्रतीकात्मक ही रह गए हैं। मुनिश्री के चिंतन के अनुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र का विस्तार तो उतना ही है, लेकिन उसमें भूखंड का ह्रास हुआ है, और इसी कारण से 7-8 अरब की पॉपुलेशन भी हमें जनसंख्या विस्फोट जैसी लगती है, जबकि पहले मनुष्यों की अवगाहना और संख्या दोनों ज्यादा थी। आचार्य कहते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस तरह से मनुष्यों के लिए ये घटोतरी और बढ़ोतरी होती रहेगी। हमने समझा कि सूत्र में भरत क्षेत्र का आशय सिर्फ आर्यखंड से है। यहीं पर काल परिवर्तन होता है। 5 म्लेच्छ खंड और विजात पर्वत पर हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है, लेकिन वहाँ भी चीजें घटती बढ़ती हैं, जैसे अपसर्पणी में चौथे काल में घटती है या उत्सर्पणी में बढ़ती है। यहाँ तो मनुष्य की आयु, ऊंचाई आदि घट रहे हैं और वहाँ सब बढ़ रहे हैं। अपसर्पणी मतलब घटती हुई, उत्सर्पणी मतलब बढ़ती हुई। जिस अपसर्पणी काल में हम चल रहे हैं उसकी अपेक्षा से पहला काल सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, 5वां यानी वर्तमान काल दुष्मा, और अंतिम 6वां काल दुष्मा दुष्मा होता है। सुषमा, सुखमा और दुष्मा को दुखमा भी कहते हैं। उत्सर्पणी काल की अपेक्षा से पहला दुखमा दुखमा काल, दूसरा दुखमा, तीसरा दुखमा सुखमा, चौथा सुखमा दुखमा, 5वां सुखमा और 6वां सुखमा सुखमा होगा। अपसर्पणी काल में पहले भोग भूमि फिर कर्म भूमि होती है। उत्सर्पणी में पहले कर्म भूमि फिर भोग भूमि होती है। अपसर्पणी में क्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार की भोग भूमि होती है। उसके पश्चात चतुर्थ काल आता है, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि होते हैं। अभी पंचम काल यानी दुखमा काल चल रहा है, और इसके बाद दुखमा दुखमा काल आएगा। फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ हो जाएगा। फिर से मनुष्य की आयु, उत्सेद, उनका वैभव इत्यादि बढ़ने लगेगा। एक अपसर्पणी काल की पूरी अवधि 10 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। पहला काल उत्तम भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा मध्यम भोग भूमि 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा जघन्य भोग भूमि 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, 5वां और 6वां काल 21-21 हजार वर्ष के होते हैं, और चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। इसी प्रकार उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर ही होते हैं। उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल को मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल का चक्र होता है। काल परिवर्तन का प्रभाव भोगोपभोग की सामग्री पर भी पड़ता है। जैसे पहले की अपेक्षा नमक, घी, दूध, छाछ आदि सभी की कमी रहती है, और इनके लिए चोरी, छीना झपटी बढ़ती है। समृद्धि कम हुई है। भोग भूमि में परिवार के नाम पर स्त्री और पुरुष 2 ही लोग होते हैं। दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं, पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं और साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। पुरुष के छींक आने पर
और स्त्री के जम्भाई लेने पर आराम से प्राण निकल जाते हैं और शरीर बिल्कुल कपूर की तरह विलीन हो जाता है। इनका शरीर औदारिक ही होता है परंतु अच्छी क्वालिटी वाला होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, उत्सर्पणी की अपेक्षा से निम्न में से कौन से काल में भोग भूमि होती है? केवल पहले दूसरे काल में, केवल दूसरे काल में, पहले से तीसरे काल में, 5वें काल में। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे